वो घुसपैठिया किनको बोल रहे हैं? क्या जिनके पास कागज नहीं है? ऐसे तो बहुत सारे हमारे ट्राइबल आदिवासी भी हैं जो अभी भी पहाड़ों पे रह रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या उनकी पीढ़ियां खत्म होने वाली हैं। उनके पास तो कोई कागज नहीं, तो क्या आप उनको घुसपैठिया कहेंगे? क्या उन आदिवासियों को भी आप घुसपैठिया कहते हैं? घुसपैठिया कहने का इनका एक तमाम टारगेट है मुसलमान वोटरों को टारगेट करने का। ये खुलेआम कह दें कि इन्हें वोट नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कहते हैं। तो ये फिजूल की बातें हैं। जनता इस बार इस पे वोट नहीं कर रही है। जनता, जैसा कि मैंने कहा, वो इस बार मैया पर, वो इस बार अबुआ पर और इस बार किसानों के नाम पर वोट कर रही है। युवाओं का एक भरोसा के नाम पर वोट कर रही है। और मैं फिर से कह दूं कि युवाओं को भरोसा फिर से हेमंत सरकार के साथ बरकरार है। इंडिया गठबंधन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, किस तरह मुकाबला किया, क्या नैरेटिव सेट किया, और आप सब जानते हैं जाहिर तौर पर कांग्रेस के नेता हैं तो इंडिया गठबंधन को जिता भी रहे होंगे। इन सारी बातों को करेंगे हम उनसे। आइए लिए चलते हैं आपको। ऋषभ, आपका स्वागत है। जी और नमस्कार, पहला धन्यवाद सवाल सर। आपसे यही कि उन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन, हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी पार्टी साझेदारी में रहेगी? कौन से ऐसे सवाल, कौन से ऐसे मुद्दे रहे, पिन पॉइंट बताइए। जी जी, तो अजय जी, जब से झारखंड राज्य बना है तब से बहुत सारे सरकारें अपने कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। इससे पहले सिर्फ भाजपा ही ऐसी एक पार्टी थी जिसने रघुवर दास के नेतृत्व में अपना एक कार्यकाल पूरा किया था। दूसरे बार जो कार्यकाल पूरा किया वो हेमंत जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी। जी इस सरकार को अगर कहें तो इस सरकार में हमने कोरोना काल देखा, इस सरकार में हमने वो काल देखा जहां मुख्यमंत्री को जेल में भी डाला गया। लेकिन ये जो पूरा चुनाव था, ये पूरा विधानसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को ऐसा समर्थन किया है कि वो अभूतपूर्व है। तीन बातें हैं जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूं दर्शकों के और आपके। ये सरकार किसकी थी? ये सरकार के अगर हाईलाइट को अगर आप देखेंगे तो ये सरकार कल्याणकारी योजनाओं पे सबसे ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करती है। और तीन बातें हैं उसकी। ये सरकार किन लोगों की है? तो ये सरकार मैया की सरकार है, ये सरकार अबुआ की सरकार है, यानी अपनों की सरकार कहा जाती है, और ये सरकार किसानों की सरकार है। ये तीन बातें इसीलिए है क्योंकि मैया योजना जो अभी आया, ये हेमंत सरकार और हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुत समय से कोशिश कर रही थी। लेकिन कोरोना काल से उनको जेल में डालने के कारण से बहुत बार कोशिश हुआ हमारे सरकार को हटाने का, हमारे विधायकों को खरीदने का, ये नहीं हो पा रहा था। मैया योजना, हम इस चुनाव में बूथ के कार्यकर्ताओं से मिले, हम इस चुनाव में कोहलान से लेकर के जारमुंडी, संथाल परगना, अलग अलग इलाकों में गए। हमने पाया कि मैया योजना का एक असर है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने भी प्रॉमिस कर दिया कि वो भी 2100 रुपया देगी तो वोटर उनके तरफ है। महिलाएं हेमंत पे भरोसा करती हैं, महिलाएं खासकर कल्पना सोरेन पे भरोसा करती हैं, और इसीलिए महिलाओं का जो तबका है वो हेमंत जी के साथ है, झामुमो के साथ है, हमारी पार्टी के साथ है और हमारी सरकार के साथ है। दूसरी बात जो अबुआ आवास का है, हमारे यहाँ आपको पता है कि आदिवासी अधिकतर हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। अबुआ आवास योजना की वजह से क्या हुआ कि हमने उन लोगों का भी भरोसा जीता जो हमारे वोटर्स नहीं थे, यानी नॉन आदिवासी ओबीसी। इस चुनाव में आपको हैरानी होगी कि नॉन आदिवासी ओबीसी भी इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी और हमारी सरकार के खिलाफ वोट करेगी। ये हमें विश्वास शुरू होना हुआ था जब 13 तारीख को वोटिंग हो रही थी, लेकिन आज जब वोटिंग हो रहा है, जहां पे हमारी पार्टी 13 सीट्स पे चुनाव लड़ रही है, वहां पे हमें पूरा विश्वास है कि नॉन आदिवासी ओबीसी भी कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी के साथ रहेगी और उनको वोट देगी। अब वो आवास योजना, मैया योजना के लिए। किसानों की जब मैं बात करता हूं, जो कि तीसरा पहलू था, जो हमारे सरकार के सबसे बड़े समर्थक बने, वो इसलिए क्योंकि हमने उनके 400 करोड़ का ऋण माफी किया। हमने 1,77,000 किसानों को, ध्यान रहे हमारे यहाँ झारखंड में मंडी नहीं है, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम ऋण माफ करते हैं तो सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना जो किसानों के लिए हो सकती है वो हमने की, और इसलिए किसानों का जो तबका है वो भी हमारे साथ तबका है। तो मुझे लगता है कि ये जो तीन तबका है ये हमारी जीत सुनिश्चित करेगा। और आपको बहुत लोग जो अभी नहीं समझ पा रहे होंगे या जिनको लग रहा होगा कि पता नहीं सरकार बनेगी कि नहीं, ये टक्कर है, मुझे लगता है जी टक्कर नहीं है, हम सरकार बना रहे हैं और मजबूती से बना रहे हैं। इन तीन बातों को करते हुए नौजवान छूट गए ऋषभ, उनको कैसे आपकी सरकार ने संबोधित किया? क्योंकि जी नौजवानों की एक शिकायत, मैं जब सड़कों पर घूम रहा था, चाहे संथाल हो, चाहे कोयलांचल हो या
कोल्हान हो या रांची, इन तमाम इलाकों में युवा कह रहे थे कि नौकरियों का संकट रहा। हालांकि बीच में कुछ युवा आपके समर्थक भी थे जो ये कहते थे कि नहीं साहब, राज्यपाल ने फंसा दिया, अदालत में चीजें फंस गई। उसका जवाब क्या बना पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो जी भी एक बड़ा वोटर है। जी, तो ये आरोप हम पे लगता रह रहा है कि हम रोजगार नहीं दे पाए। और मुझे पता है कि हेमंत जी जब पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में, 6 महीने में वो ये सब जो सरकारी भर्तियां उनको पूरा करेंगे। इसमें कमी रही हमारी सरकार में, वो भी इसीलिए क्योंकि हम कर नहीं पा रहे थे। और जो कानूनी दांव-पेच थे, बहुत बार फंस जाते हैं भर्तियों में, जो अलग-अलग जगह भी होते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे हम बता पा रहे हैं कि हम रोजगार देने के लिए थी, वो एक बात से है। वो ये बात है कि 7वां जेपीएससी, 8वां जेपीएससी, 9वां जेपीएससी और 10वां जेपीएससी कोरोना के बाद एक साथ हमने परीक्षा लिया। और उनके जो पद थे, जो रिक्त पद थे, उसको भरने का काम हमने रिकॉर्ड 290 दिनों में किया। रिकॉर्ड 290 दिनों में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में कोई सरकार नहीं है जो ये सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया 290 दिन में पूरा कर ले या 250 दिन में पूरा कर ले। ये हेमंत जी ने करके दिखाया, ये कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया, ये कोई और सरकार नहीं कर पा रही थी। सीडीपीओ की जो भर्ती थी वो हमने की, टेक्निकल इंजीनियर्स की भर्ती हमने की, हमने भर्ती की। लेकिन जो बड़े भर्ती थे जिसमें पेपर लीक हुए, हमारा इंटेंशन और उनका इंटेंशन दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, आप उसमें फर्क देख सकते हैं कि हमें जैसे ही पता चलता है कि पेपर लीक होता है, पेपर लीक के लिए कुछ कुछ कदम उठाए गए, जैसे इंटरनेट शटडाउन और उसके बहुत सारे कदम उठाए गए। लेकिन भर्ती, नौकरी, रोजगार देने का जो हमारा राजनीतिक इच्छा शक्ति था, वो जनता को दिख रहा है। तो युवा हमारे साथ है। ये कुछ दलाल टाइप लोग हैं भाजपा के, जो कोचिंग सेंटर और कोचिंग माफिया की तरफ से हमेशा भाजपा की तरफदारी करते हैं और खुलेआम रघुवर दास और उनके पार्टियों का प्रचार करते हैं। रघुवर दास थे तो उन्होंने कितने नौकरियां दी थी? उन्होंने नहीं दिया था। हमने बताया कि हम प्रक्रिया को सरल करके नौकरी दे सकते हैं। अब ये कुछ जो मतलब मोटिवेटेड हैं, जो कोचिंग माफिया के लोग हैं, वो लोग हमारी भर्तियों को रोक रहे हैं। वो बार बार कोर्ट पहुंच जाते हैं, हमें कोर्ट के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। तो हमने हमने सारी चीजें की, हमने युवाओं को ओबीसी यह जवाब तो ऋषभ ये रहा कि पॉजिटिवली आप लोगों ने जो कोशिश की, लेकिन मुकाबला दो तरफा होता है, फिर सामने बीजेपी के मुद्दे भी होते हैं जी। और बीजेपी जो मुद्दा लेकर आई है, उन मुद्दों में सर्वाधिक ताकतवर मुद्दा है घुसपैठ का। उसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री लगाए गए। हेमंत बिस्व शर्मा को तो होल टाइमर बना दिया गया झारखंड का। शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, उसके बाद मंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री, खुद गृह मंत्री, यह सब लोग सामने थे। इनके जो नैरेटिव थे घुसपैठ का, इनका जो नैरेटिव था भ्रष्टाचार का, इनका जो नैरेटिव था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खाना चाहती। इसका मुकाबला कैसे किया आपकी पार्टी? वो नैरेटिव कैसे, क्योंकि वोट तो उसी पर निर्भर करेगा। जी, तो जैसे आरक्षण का अगर बात करें और घुसपैठ का बात करें, दोनों अलग बात करें। पहले अगर मैं घुसपैठ पे जवाब दे दूं, तो घुसपैठ का जो मसला था, वो जिम्मेवारी किसकी थी? इससे पहले जो 5, ऐसा तो नहीं था कि इसी 5 साल में हेमंत जी ने दरवाजे खोल दिए और सारे घुसपैठी आ गए। इनका रिकॉर्ड है कि बहुत समय से थे। तो इससे पिछले सरकार किसकी थी? इससे पिछले सरकार रघुवर दास की थी। तो वो सरकार, ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या राज्य सरकार के पास? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो जो आंकड़े लेकर के आ रहे हैं, वो भी पिछले 50 सालों के आंकड़ों को जोड़ करके लेके आ रहे हैं। तो पिछले 50 सालों में तो बिहार भी आ जाता है, उस सालों में तो मतलब झारखंड भी आ जाता है। 2000 से जब झारखंड बना और उस समय से अगर आप देखेंगे कि कितने, और वो घुसपैठिया किनको बोल रहे हैं? क्या जिनके पास कागज नहीं है? ऐसे तो बहुत सारे हमारे ट्राइबल आदिवासी भी हैं जो अभी भी पहाड़ों पे रह रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या उनकी पीढ़ियां खत्म होने वाली हैं। उनके पास तो कोई कागज नहीं, तो क्या आप उनको घुसपैठिया कहेंगे? क्या उन आदिवासियों को भी आप घुसपैठिया कहते हैं? घुसपैठिया कहने का इनका एक तमाम टारगेट है, मुसलमान वोटरों को टारगेट करने का। ये खुलेआम कह दें कि इन्हें वोट नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं कहते हैं। दूसरी बात कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, बीजेपी मैदान में आई, क्या किसी आंकड़े के साथ बीजेपी मैदान में आई? क्योंकि मैं तो जिन भी जगहों पर गया, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं था। तो कोई आंकड़ा जनता के सामने बीजेपी पेश कर रही थी? क्योंकि चुनाव से एक दिन पहले ईडी छापेमारी करके घुसपैठिया खोज रही थी। जी, और वो हमारे मुख्यमंत्री की पीए को, हमारी टीम को चुनाव लड़ने से परेशान होने के लिए कर रही थी। लेकिन जो आंकड़ा देते थे, ये इनके शीर्ष नेता नहीं देते थे। कभी ये 40 लाख बोलते हैं, कभी ये 1 करोड़ बोल देंगे। इनको जब मन आएगा तब बोल देंगे। गृह मंत्रालय ने कोई आंकड़ा जारी किया है जो बोलते हैं ये?
नहीं किया है। हम अगर वो तो करना चाहिए था। गृह मंत्री जो अमित शाह थे, जब वो दौरा कर रहे थे तो उन्हें एक श्वेत पत्र लेकर के घूमना चाहिए था, और उस श्वेत पत्र में उन्हें लिखना चाहिए था कि कितने घुसपैठिए हैं, और ये भी लिखना चाहिए था कि पिछले बार जब उनके मुख्यमंत्री थे, उनके करीबी जो अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब कितने घुसपैठिए आए थे। और क्या हमारा बॉर्डर बॉर्डर बांग्लादेश से सटता है? हमारा बॉर्डर किस देश से सटता है? हमारा बॉर्डर वेस्ट बंगाल से सटता है। तो क्या वेस्ट बंगाल से हमारे यहाँ घुस आए? और घुस आए तो आपके मुख्यमंत्री पिछले बार क्या कर रहे थे? हमारे मुख्यमंत्री को तो आपने जेल में डाल दिया, लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो 5 साल यहाँ राज कर रहे थे, तो वो घुसपैठियों को नहीं पकड़ पाए, तब उनको ये अंदाजा नहीं था। तो ये फिजूल की बातें हैं। जनता इस बार इस पे वोट नहीं कर रही है। जनता, जैसा कि मैंने कहा, वो इस बार मैया पर, वो इस बार अबुआ पर, और इस बार किसानों के नाम पर वोट कर रही है। युवाओं का एक भरोसा के नाम पर वोट कर रही है। और मैं फिर से कह दूं कि युवाओं को भरोसा फिर से हेमंत सरकार के साथ बरकरार है। वो आपको वोटिंग के दिन दिख जाएगा, रिजल्ट काउंटिंग के दिन। जी, तो अब आइए कि आपकी पार्टी 29 या 30 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 16 सीटें कांग्रेस की थी। अगर हम कोल्हान में बात करें तो 2 सबसे ताकतवर प्रत्याशी आपके पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पार्टी जीती, स्थिति बनी, तो बन्ना गुप्ता तो ऑलरेडी मंत्री रहे हैं, संभव है अजय कुमार भी मंत्री हो जाए। इन दोनों सीटों पर अगर हम बात करें आपसे कि जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी, इन दोनों सीटों पर क्या आपकी पार्टी जीत रही है? रघुवर दास की बहू को हरा पाएंगे अजय कुमार, या सरयू राय जैसे नेता को बन्ना गुप्ता एक बार फिर हरा पाएंगे, लगता है आपको? तो अगर पूर्वी की बात करें, और जमशेदपुर ही नहीं, पूरी सिंहभूम की मैं बात करूंगा, लेकिन अगर पूर्वी की बात करें तो 40 साल में ऐसा पहली बार होगा जब भाजपा हारेगी। भाजपा ने सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन 40 साल में पहली बार ऐसा होगा जब डॉक्टर अजय कुमार रघुवर दास को हराएंगे। ये आप सिर्फ ये ना समझे कि रघुवर दास की बहू लड़ रही है। राज्यपाल होने के नाते रघुवर दास अपने घर में बैठे रहे और पूरा चुनाव में हिस्सा लिया, जो उनके मर्यादा के खिलाफ था। हमने इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन उन्हें ये दिख जाएगा कि जनता जान गई है कि आप परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं वो पहले आप खुद में झांके। और परिवारवाद को लेकर के इनके जितने कैंडिडेट्स थे, चाहे अर्जुन मुंडा की बीवी हो, चाहे चंपई सोरेन के बेटे हो, वो सब हार रहे हैं। और जनता परिवारवाद के खिलाफ भी इस बार झारखंड में वोट दे रही है। तो पूर्वी में तो हम जीत रहे हैं। 40 साल में ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस पार्टी पूर्वी में जीत रही है। पश्चिम में हमारा जीत बरकरार है, और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जनता ये जानती है कि सरयू जी जब चाहे तब पश्चिम में जाए, फिर जब उनका मन करता है तो पूर्वी से विधायक बन जाते हैं। रघुवर दास को ही हराने के लिए जनता ने उन्हें वोट दिया था, उन्हें सिर्फ उनके लिए वोट नहीं मिला था। इस बार वापस उन्हें लगा कि अब यहाँ पूर्वी से नहीं जीत पाएंगे, तो इस बार फिर से पश्चिम आजमाते हैं। तो जनता समझ गई है कि ये कन्वीनियंस की राजनीति कर रहे हैं, ये इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, और जब मन चाहे तब वोट मांगने आ जाते हैं। इसलिए पश्चिम में तो इस बार सरयू राय नहीं जीत रहे हैं, पूर्वी में भी नहीं जीत रहे हैं। और चंपई सोरेन के बेटे और अर्जुन मुंडा की बीवी की क्या स्थिति रहेगी? ये दोनों हार रहे हैं, ये दोनों हार रहे हैं, यहाँ टक्कर है। और मुझे तो लगता है चंपई सोरेन के बेटे रिकॉर्ड मार्जिन से हारेंगे इस बार। और सिर्फ वही नहीं, आप अगर देखें कि जो बहरागोड़ा की सीट थी, ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कोहलान के जो बड़े नेता थे, चुनाव कैंपेन शुरू होने के समय बड़े 5-6 नेता हैं जो बीजेपी से झामुमो में है, क्योंकि उन्हें लग गया कि जैसी जनता की रुख है वो सब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगी। तो लुइस मरांडी हो गई, बॉस्को बेसरा हो गए, कुणाल सारंगी हो गए, ये सारे जो कोहलान के बड़े नेता थे, ये सब भाजपा का दामन छोड़ करके हेमंत जी के साथ, झामुमो के साथ आ गए। और इससे हमारी पार्टी को और जेएमएम को सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। और मुझे लगता है कि कोहलान से लेकर के संथाल परगना सारी जगह हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सिर्फ पार्टी के स्तर पर चुनाव नहीं लड़ती, उसके साथ आपने देखा कि चुनाव से एक दिन पहले ईडी के छापामारियां हो रही थी, घुसपैठिया खोजा जा रहा था, मानो कि जब वोटर वोट देने जाएगा तो घुसपैठिया उसके सामने दिखाया जाएगा कि बेटा ये देखो घुसपैठिया है। उसके अलावा चुनाव आयोग भी कहते हैं लोग चुनाव लड़ता है। तो आपके राज्य में भाजपा के साथ साथ और कौन कौन एजेंसियां चुनाव लड़ रही थी आप लोगों को लगता है, और उनके असर का भी मुकाबला क्या गठबंधन कर पाने में सक्षम दिखाई दे रहा है, या वहां कुछ पेच होगा? नहीं, हमें कठिनाई तो बहुत हुई। मैं सच्चाई से कहूं तो हमें कठिनाई बहुत हुई, क्योंकि हमारे बड़े नेताओं को परेशान किया गया। हमारे मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने जकड़ा चुनाव से। कैंपेन जिस दिन शुरू हो रहा था, कैंपेन के बीच में मुख्यमंत्री की पीए को और उनके पूरी टीम के यहाँ छापेमारी की गई ताकि हम चुनाव ना लड़ पाए।
हमारे पार्टी को लोगों को अलग अलग तरह से बहुत ब्लैकमेल किया गया, हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। बीच लेकिन चुनाव मुझे बीच चुनाव से पहले, इस बार नहीं, बीच चुनाव में नहीं, बीच चुनाव से पहले जो ये पूरा एक सिलसिला था, पहले उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, जेएमएम को तोड़ने की कोशिश की, फिर उन्होंने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की। वो दोनों जब असफल हो गए तो उन्होंने सरकार तोड़ने की कोशिश की, और लास्ट में वो कुछ हद तक सफल भी हो गए जब चंपाइदा को वो अपने साथ ले गए। लेकिन विधायक नहीं गए, सरकार नहीं गई, क्योंकि भरोसा हेमंत जी के साथ बरकरार था। बाकी जो हमें चुनौती हुई वो इनकम टैक्स ईडी के अलावा मुझे लगता है कि धनबल का हुआ, क्योंकि बहुत हमें जो जानकारी है उससे ये है कि उड़ीसा से और हरियाणा में जहां से ये जीते हैं वहां से बहुत पैसा इन लोगों को मिला, और इन्होंने बहुत पैसे खर्च भी किए। मतलब मुझे अंदाजा है, मुझे लगता है कि एक एक विधानसभा में इन्होंने 20-20 करोड़ रुपए खर्च किए। और जो आपको दिखता है कि अभी महाराष्ट्र में जो दिख रहा है कि इनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बूथ के लिए बांट रहे हैं, वो कुछ नहीं था। मेरे अंदाज से झारखंड में इससे ज्यादा खर्च हुई। और ये जो पूरा माइनिंग माफिया में जो इतने इनके लोग जो बैठे हुए हैं, जो कर नहीं दे रहे हैं, एक बड़ा सवाल जो है कि माइनिंग का जो हमारा टैक्स और रॉयल्टी टैक्स था, जो राज्य सरकार को मिलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को जाएगी, ये झारखंड सरकार को जाएगी, वो 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को आज तक नहीं मिला। तो उस बात से मैं जोड़ता हूं, जो आप कहते हैं कि रोजगार पूरी क्यों नहीं कर पाए, वो वाली योजना पूरी क्यों नहीं हो पाई, वो इसीलिए नहीं हो पाई, आपने घुसपैठिए की तरह, आपने डाकुओं की तरह 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा हड़प के रखा है। आप हमारे राज्य सरकार को 1,36,000 रुपए वापस करें मोदी जी, तो हम ये सारे काम करके दिखाएंगे जो हमने संसाधन मतलब कम संसाधन होने के बावजूद हमने किया था। तो जनता में हमने इस बात को भी प्रमुखता से रखा, और जनता को ये बात समझ में आई कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। जब वो यहाँ आते हैं तो वो जनजातियों के लिए एक अलग पैकेज अनाउंस करते हैं, लेकिन जो हमारा 1,36,000 करोड़ मोदी जी के पास रखा है वो वापस नहीं करते। तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें परेशान किया है, और जो पूरे चुनाव भर में करते आए हैं, हमारे कुछ भी चीजों को लेकर के बहुत कंप्लेंट्स करना, मैंने खुद इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे कंप्लेंट्स फाइल किए बीजेपी के कुकर्म की वजह से। जब चुनाव कैंपेन खत्म भी हो गया तो बहुत जगह घूम रहे थे, बहुत जगह धनबल का इस्तेमाल किया, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी थी। मुझे लगता है कि जनता का भरोसा इस सरकार पे बरकरार रहेगा। और पूरे चुनाव में आप भी घूमे होंगे, मैंने भी घूमा, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बड़ी चीज हमें सामने नहीं दिखी। लोगों को हेमंत जी के प्रति सहानुभूति है, लोगों को कांग्रेस पार्टी के इंटेंशन पे भरोसा है, इसे लगता है कि हमारी सरकार वापस आएगी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ऋषभ रंजन, वह कांग्रेस झारखंड से जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि उनकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी, कैसे मुकाबला किया, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई ने किस तरह से उनके बड़े जिम्मेदार नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ यह भी बताया कि किस तरह जब समय खत्म हो गया प्रचार का, उसके बाद भी धनबल का प्रयोग किया। यह जब एक कार्यकर्ता, एक नेता बताता है तो इसका मतलब होता है कि चुनाव पर भी इसका असर पड़ता है। यह रिजल्ट में आपको 23 को दिखाई देगा। इसलिए परिणाम जो भी आए, उस बात को भी आप सब ध्यान रखिएगा कि ये सब भी वहां हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती, वह पार्टी की तरह चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि एजेंसियां भी उसके साथ में खड़ी दिखाई देती हैं। और यह देश का सच भी है। और सच के बीच यह बहुत बड़ा सच है जिसका जिक्र ऋषभ कर रहे थे कि तावड़े साहब धर लिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक मुकदमा नहीं दर्ज किया है। उधर अपना उत्तर प्रदेश में एक एसएचओ साहब बंदूक लहरा के घूम रहे हैं, उन पर भी अब तक मुकदमा नहीं हुआ है, सस्पेंड नहीं हुए हैं। हो सकता है कुछ हो न हो, लेकिन स्थितियां ये हैं कि इस देश में इस तरह से चुनाव हो रहा है, सत्ता और विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आखिरी बात खत्म करने से पहले मैं भी इस बात की ताकीद करूंगा कि जब मैं घूम रहा था झारखंड, तो मैंने भी महसूस किया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ, जैसा कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लहर रहती है, लोग नापसंद करते हैं, गालियां देते हैं, 100 बातें कहते हैं, ये कम से कम ज्यादातर जगहों में तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं बोल रहे थे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।
जन ज्वार जनता की मीडिया।